साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव सरदेसाई भी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, अब एक अलग किस्म की होड़ दिख रही है कि छोटे पार्टियों को कौन अपनी तरफ खींच लेता है ताकि शहादत आप दिखा सके कि हम तो देखिए छोटी पार्टियों के इंटरेस्ट के लिए गठबंधन से अलग हुए हैं क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं थे, और एक अलग किस्म की लड़ाई नैतिक रूप से भी अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ मचेगी। जी बिल्कुल, अब एक तरीके से वही होड़ शुरू हो जाएगी। कुछ नेताओं से मैंने जो बात की यहाँ पर, उनका ये कहना था कि हम पहले से कह रहे थे कि इनको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और उसकी वजह से अब गठबंधन टूटने के कगार पर आ जाएगा और इन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आखिरकार से अब जो हुआ था वो हो गया। शिवसेना को लगता है कि अब जो परिस्थिति उनके सामने खड़ी है उसको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा दुख है शिवसेना सामने दिख रही थी। शिवसेना के हिसाब से लगता है कि इस बार 27 गई। इस तरीके का खेल था, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका लगता है कि बीजेपी आखिर तक नहीं करेगी, गठबंधन टूटे। साहिल, क्या थोड़ी देर में प्रतिक्रिया आ सकती है शिवसेना की भी तरफ से अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के? मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे नीचे उठते हैं तो उसके साथ वो सीधे अपने नेताओं के साथ और रामदास आठवले पहले से ही मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग के लिए चले गए हैं। ये साफ है कि अब उनको आगे की रणनीति तय करनी है कि कौन उनके साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है, आगे किस तरीके से कैंपेन होगा, क्योंकि अब दिन काफी कम बचे हैं। उनको पूरे उम्मीदवारों को भी एबी फॉर्म केवल जो सिटिंग दिए जा चुके हैं, जिला अध्यक्षों को कई लोग दिए हैं। कैंडिडेट की सूची अभी तक अधिकृत तौर पर उसकी घोषणा नहीं की गई है, तो अब काफी सारा काम उसके पड़ा है। अब तक तो गठबंधन के नाम पर आधी ही सीटें कम से कम लड़ते थे, तो ज्यादा काम नहीं होता था उस मामले में। लेकिन पूरे 288 सीटों पर पहली बार शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। शिवसेना ने जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा, इसी मुद्दे पर कभी भी अपने बलबूते से बिल्कुल। और साहिल, इसी मुद्दे पर सीधे चलते हैं राजीव के पास। बहुत बड़ी चुनौती होगी दोनों ही पार्टियों के लिए राजीव, ऐसे वक्त पर। अब परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, आपको पूरे 288 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है, क्योंकि आज का समय करीब खत्म हो गया है। आज का समय 3 बजे ही खत्म हो गया था। कल और बीजेपी के नेता जो हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से तय किया था कि वो अगर गठबंधन टूटता है तो हमारी लिस्ट सूची बिल्कुल तैयार रहेगी। तो बीजेपी की तैयारी थोड़ी ज्यादा है। जनरल आम चुनाव में जो उनको एक तरह से यश मिला, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को लगता है एक बार फिर उसी तरह का एक यश मिल सकता है। शिवसेना जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस समय में बैकफुट पर रहेगी, क्योंकि उनके पास शायद उस तरह के साधन नहीं है, ना ही उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक कैरिस्मेटिक लीडर है जो पूरे राज्य भर घूम पाए। उद्धव ठाकरे की जो सेहत है वो अच्छी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में एडवांटेज शायद बीजेपी के पास है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा ना, इससे कांग्रेस और एनसीपी का उत्साह भी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब चौतरफा लड़ाई होती है तो 24-25% वोट के साथ भी आप चुनाव जीत सकते हैं। तो बड़ी एक कांटे की टक्कर कई जगहों में होगी। बीजेपी का भी जो होल्ड है वो कुछ ही महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, कई ऐसे जगह महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की उस तरह की पकड़ नहीं है, ना ही उनके पास जमीनी उस तरह की ताकत है। तो बीजेपी को भी थोड़ी परेशानी जरूर होगी। मुझे लगता है जो नंबर 1 पार्टी इस बार होगी वो 100 से ज्यादा, अगर 100 सीट भी किसी पार्टी को मिले तो उनको लगेगा कि सत्ता उनको मिल सकती है। तो 100 का आंकड़ा मुझे लगता है हर पार्टी अब टारगेट करेगी। और ये देखना पड़ेगा अब शरद पवार क्या करते हैं, क्योंकि वो बड़े चतुर नेता हैं और वो जरूर इस पूरे जो माहौल बना है उसका फायदा उठाने की कोशिश अब करेंगे। बिल्कुल, पवार का मशहूर है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस बार वो सामने आए थे खुलकर, एक तरह से उन्होंने कह दिया था कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए। बहुत बड़ा सेटबैक। देखिए, एक तरफ आप कह सकते हैं अंजना सेटबैक, दूसरी तरफ ये देखिए कि अब तक समझा जाता था कि उद्धव ठाकरे जो है कमजोर नेता हैं, बातें बहुत करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। पहली बार वो 150 का जो आंकड़ा था उस पर अड़े रहे हैं, तो उनके जो वर्कर्स हैं उनका मनोबल शायद बढ़ेगा कि कम से कम हमारे जो सेनापति हैं वो बीजेपी को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। वो अपने एक तरह से जो आप उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, उनका जो आत्मविश्वास है वो बरकरार है कि वो चुनाव जीत सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक तरह से एक नया रूप, एक नया स्वरूप लेकर वो लोगों के सामने जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है वैसा
कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आज की हालत में। कम से कम शिवसेना अपने पोस्टर्स पर अब उद्धव ठाकरे के का एक चेहरा तो उनके सामने है। बीजेपी के पास खास करके गोपीनाथ मुंडे अब नहीं रहे, इसलिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो कुछ हद तक शिवसेना को भी कुछ एडवांटेजेस है, बीजेपी को यह बड़ा एडवांटेज है कि नरेंद्र मोदी उनके जो बड़े नेता हैं वो अब पूरी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में अब कैंपेन करेंगे और इससे उनको लगता है उनको फायदा होगा। लेकिन जो मैं कहूंगा कि एक तरह से एक जो सर्टन विक्ट्री थी, जीत उनकी लगभग तय थी, अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां उनको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी 100 सीट लाने में भी, शिवसेना को भी और बीजेपी को भी। बिल्कुल। राज ठाकरे का पहले भी हमने जिक्र किया, लेकिन की प्लेयर्स के रूप में राज ठाकरे और शरद पवार आने वाले वक्त में दिख सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है राज ठाकरे को 8 या 10 सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकते। अगर वो डैमेज करेंगे तो शिवसेना को करेंगे, खास करके मुंबई, ठाणे, नासिक, कुछ जगहों में ज्यादा उनका मैं इस समय उनको ज्यादा ये नहीं अहमियत नहीं देता कि वो पूरी तरह से किंग मेकर बनेंगे। अगर उनको 8-10 सीट आए तो हाँ, जरूर थोड़ा उनका रोल देखना पड़ेगा। शरद पवार जो है, अगर एनसीपी को समझ लीजिए 30 या 40 सीट मिल सकते हैं, जो वाकई उनको जरूर मिल सकते हैं, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में जो उनकी पकड़ है, 30 और 40 सीटों को लेकर शायद पोस्ट पोल में वो किसी दल के साथ एक तरह से अलायंस करना चाहें। अगर कल बीजेपी के साथ अलायंस करें तो वो केंद्र में भी कर सकते हैं और राज्य में भी कर सकते हैं। तो शरद पवार की क्या भूमिका रहेगी, ये मुझे लगता है सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि 30 या 40 सीट भी अगर एनसीपी लाता है, राष्ट्रवादी लाता है, और बीजेपी और शिवसेना दोनों जो बड़े दल, दूसरी तरफ जो बड़े दल है, उनको ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं, तो फिर शरद पवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और रही कांग्रेस की बात, मुझे लगता है कांग्रेस को भी ये स्थिति ठीक है, क्योंकि कल तक कांग्रेस को लगा था कि महाराष्ट्र में तो अपना डब्बा गोल। आज उनको ये तो कम से कम उम्मीद होगी कि कम से कम अगर हम बीजेपी और शिवसेना को 100 सीट से कम पर रखें तो शायद स्थिति अब बदल सकती है और एक नया फैक्टर आ गया है। अब वो लोगों के सामने जा सकती है और कह सकती है आप इनको क्यों चुनेंगे, जब ये एक दूसरे के साथ गठबंधन भी नहीं बना सकते और इतनी कटुता है, तो आप इनको क्यों चुन रहे हैं। तो एक तरह से एक मुद्दा भी मिल गया इस समय, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में अब राजदीप बहुत ही इमोशनली चार्ज बातें कही जाएंगी, क्योंकि भावनात्मक रूप से एक दूसरे के अगेंस्ट। इस बीच कमलेश सुतार हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में थोड़ी ही देर पहले ये अनाउंसमेंट हो गई। 2-3 अहम अनाउंसमेंट इसमें कही गई है कि भले ही बड़े दुख के साथ हमें अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है 25 साल का गठबंधन तोड़ते हुए, एक बात साफ तौर पर कही गई है कि शिवसेना के खिलाफ प्रचार नहीं होगा। क्या आगे अब भाजपा की भूमिका होगी? मेरे साथ दो नेता इस वक्त है। भाजपा की प्रवक्ता शाइना एनसी भी मेरे साथ है और आरएसपी जो है राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता महादेव जानकर, जिन्होंने निर्णय किया है कि वो भाजपा के साथ रहेंगे इस गठबंधन के साथ में। पहले चाइना एनसी से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। 25 साल पुराना चाइना जी आपका गठबंधन रहा है, बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय के रैमिफिकेशंस पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर दिखाई देंगे अभी? देखिए, ये समझना अवश्य है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जो कहना था यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा दुख की बात है, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि एक समझौता हो। काश 300 सीट्स थे तो शायद ये 8 गठबंधन बरकरार रहती। लेकिन जहाँ तक मांग की बात है, तो हर एक राजनीतिक दल का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है, वहाँ एक लेजिटिमेट मेरिट के आधार पे जिस चीज़ की चर्चा होती है, वो चर्चा के नज़रअंदाज न करते हुए कार्यकर्ता और नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है और मैं मानती हूं कि वो पार्टी के हित में होगा। पार्टी के हित में निर्णय होगा, ऐसा भाजपा का कहना है। लेकिन ये करते हुए भाजपा ने भले कहा कि शिवसेना के साथ राजनीति नहीं होगी, लेकिन एक तरफ जहां गठबंधन तोड़ने की बात हो रही थी, वही दूसरी तरफ छोटे घटक दलों के साथ भी चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा के तहत भाजपा ने सबसे पहला अगर कोई राज खेला है तो वो छोटे घटक पक्षों को अपने साथ में रखने का। हमारे साथ इस वक्त है राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर, उनसे जानते हैं। जानकर साहब, आपने निर्णय लिया है कि आप महायुति में रहेंगे लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे, शिवसेना के साथ नहीं रहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी और आदरणीय मुंडे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आनी चाहिए। हमारा अभी भी मसला है। और महायुति में हमारा दल किस वजह से आया? ड्यू टू गोपीनाथ मुंडे साहब से। और गोपीनाथ मुंडे का मुझे उसने बेटा मानने के बावजूद
मेरी बहन पंकजा एक स्टेज पे रहेगी और मैं एक स्टेज पे रहेगा तो गलत मैसेज जाएगा और मुंडे साहब को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई बीजेपी के साथ रहना अच्छा है, लेकिन हमारा मकसद ये है कांग्रेस और राष्ट्रवादी को खत्म करना, ये हमारा मकसद है। संक्षेप में बताइए हमें, तो क्या आप सीटों की मांग को लेकर आपकी उम्मीदें बढ़ी है, ज्यादा सीटें चाहिए होगी अभी? ऐसा सीट की बात अभी नहीं है, दिल को चोट लगी है। शिवसेना और बीजेपी अलग होना नहीं चाहिए था, ये हमारी दिल की बात है। अब हम भावना के साथ बताना चाहते हैं कि शिवसेना भी कहना चाहती है कि कांग्रेस और एनसीपी को खत्म करो, और हम भी कहना क्या चाहते हैं कांग्रेस और एनसीपी को खत्म। तो देखा आपने, टूट गया है गठबंधन और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। छोटी पार्टियों के लिए होड़ मची हुई है बीजेपी शिवसेना के बीच। बीजेपी के साथ जो मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं गोपीनाथ मुंडे के नाम पर भावनात्मक रूप से वो बीजेपी के साथ हैं। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव सरदेसाई हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के उस ट्रिप को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। इस बीच ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। मुंबई से अमृता शेरगिल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर बहुत करीबी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कमलेश सुतार सीधे मुंबई से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ, आपके पास आते हुए शिवसेना का यह आरोप है, मातोश्री में मौजूद थे साहिल जोशी, उनका यह आरोप है कि बीजेपी ने तो लगभग दिन में ही तय था और इसीलिए बीजेपी के नेता ये कह रहे थे और कहना शुरू कर दिया था उन्होंने कि गठबंधन खत्म हो चुका है, गठबंधन टूटना तय है। क्या है बीजेपी का जवाब इस पर? देखिए, दो चीज़ें साफ है जना कि अब पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार यही समझाने में बीतेगा बीजेपी और शिवसेना का कि अलग क्यों हुए। जो समय इनको बिताना था एनसीपी कांग्रेस पर हमला करने में, वो समय जनता को ये सफाई देने में बीतेगा कि अब हम लोग अलग क्यों हुए हैं। दोषारोपण चलता रहेगा। बीजेपी कहेगी शिवसेना ने सीटों पर समझौता नहीं किया, बीजेपी ये कहेगी कि शिवसेना ने मुख्यमंत्री के पद के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, छोटे सहयोगियों को शिवसेना ने घास नहीं दिया। लेकिन सबसे अहम बात है कि पूरे चुनाव प्रचार में ये जाना काफी भारी पड़ेगा। दूसरा अंजना सबसे मुश्किल पहलू ये आने वाला है कि कोर वोट बैंक हिंदुत्व का, ये दोनों पार्टियों का लगभग समान होता है, वो कम से कम महाराष्ट्र में अब बटेगा। नरेंद्र मोदी की काफ़ी पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है कि अभी महाराष्ट्र में भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा है। उनके नाम पर कई सीटें हो सकता है पार्टी काफ़ी सीटें निकाल ले, लेकिन बहुमत लाना काफ़ी मुश्किल होगा। तीसरा सबसे अहम अंजना मैं बताना चाहूँगा, केंद्र में अब क्या करेगी शिवसेना साथ रहती, क्योंकि जेडीयू के बाद शिवसेना ही एक ऐसा गठबंधन था जो कि 3 दशकों से चला रहा था, जो कि बीजेपी के लिए एक और संदेश गलत जाएगा कि बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ संभल कर नहीं रह पाती। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में बीजेपी को काफ़ी टीस दे सकती हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में बहुत परेशान कर सकती हैं। अमृता शेरगिल हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमृता, कुल मिलाकर अब बड़ी तस्वीर यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो पिछले 25 वर्षों से नहीं देखा गया, 2 कोर हिंदुत्व वाले एजेंडे वाली पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी। अभी तक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, लेकिन अब आपस में भी एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे। कुल मिलाकर बिल्कुल बदल गई अब महाराष्ट्र की राजनीति। श्वेता, देखिए, मैं अभी मातोश्री के बाहर खड़ी हूँ। 25 साल पुराना गठबंधन शिवसेना बीजेपी का टूट गया है और लोग यहाँ पर काफी तीव्र भावनाएं शिवसैनिक यहाँ पर बाहर आ गए हैं, घर के बाहर उद्धव ठाकरे के, और वो वही चाहते हैं कि हम जो है वो उद्धव ठाकरे से मिले। आप मुझे बताइए, गठबंधन आपका टूट गया है, यहाँ पर आप इकट्ठा हुए, क्या कहना है आपका? उद्धव साहेबांचं जे सपना होतं, उद्धव साहब का जो सपना था हमारा महाराष्ट्र भगवा महाराष्ट्र, वो हम करके दिखाएंगे। हमारा पूरा महाराष्ट्र भगवा करके दिखाएंगे। और बीजेपी जो पक्ष बीजेपी है, उन्होंने एक्चुअली शिवसेना की वजह से उनका यहाँ मौजूद है, यहाँ पे उनका अस्तित्व है महाराष्ट्र में, वो अस्तित्व हम नष्ट कर देंगे। लेकिन आपको 288 सीटें लड़ना आपके लिए मुश्किल की बात होगी, क्या लगता है? मैम, आपको लगता है यहाँ पे जितने शिव सैनिक खड़े हैं ना, उतने तो भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं है। तो इस लहर के ऊपर से आप ये भी सोच लो, और यहाँ पे किसी भी मोदी वोदी की लहर नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की लहर है और वही रहेगी, वही हमेशा चलेगी। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं अब आप? एक आवाज, एक खात्री, उद्धव साहेब मुख्यमंत्री। तो देखा कि ये जो है शिवसैनिक काफी आगे बाहर मातोश्री के बाहर वो यही कह रहे हैं कि गठबंधन टूटा हो, लेकिन शिवसेना की जो ताकत है वो मुंबई में महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। ये चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे ही बने। हालांकि अब तक उद्धव ठाकरे ने घर के बाहर आकर कुछ भी बात कही नहीं है। अंदर जो है वो शिवसेना के नेताओं की अभी भी बैठक जारी है और आरपीआई के जो अध्यक्ष रामदास आठवले उनके साथ बातचीत अंदर मातोश्री में चल रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की ओर से कोई भी बयान अब तक दिया नहीं गया है। श्वेता जी बिल्कुल, कमलेश सुतार हमारे साथ मौजूद है सीधे मुंबई से, और हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन कमलेश, आपके पास एक बार फिर से आते हुए,
मातोश्री के बाहर किस तरह की तस्वीर है वो आपको भी कान में सुनाई दे रही होगी। तो वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं उनसे पूछिए कि आखिरकार जिस तरह एक विरोधाभास के साथ हम देखेंगे, क्योंकि प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे का वक्त बिल्कुल अलग था जब बीएमसी चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ने ठीक की थी कि हमारे कार्यकर्ता अच्छे से रहें, ब्लड बात नहीं हो, एक दूसरे पर प्रहार नहीं हो। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, लगता है बिल्कुल आर पार की भाषणबाजी होगी एक दूसरे के खिलाफ। जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि किस जब ये टूटने की शुरुआत पर हुई, जिस दिन अमित शाह ने मुंबई में प्रचार का लॉन्च किया था, जिस दिन शिव छत्रपति का आशीर्वाद चलो चले मोदी के साथ, जिस दिन ये शिव छत्रपति का आशीर्वाद की बात हुई, उसी दिन हल्की आवाज में ही, दबे आवाज में ही सही बात हो रही थी कि शिवसेना की राजनीति शिव छत्रपति जी महाराज से चलती आ रही है। अब भाजपा कहीं ना कहीं उस एजेंडे को हाईजैक करना चाहता है। शिवसेना को यह बात की भनक शायद उसी वक्त लग गई थी, कार्यकर्ता भी अपने बल पर जाने की बात कर रहे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की जो 2 महीने पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव यहां पर हुआ था, उसमें जोरदार ये मांग उठी सभी नेताओं में, जिसमें नितिन गडकरी भी स्टेज पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नेता आवाज लगी थी कि ये 3 टांगों की जो रेस है अभी रुकनी चाहिए, कितने दिन तक आखिर भाजपा सेना के पीछे चलती जाएगी, ये आवाज उठी थी। उसी के बाद में चर्चाएं हुई, सीटों को लेकर बातें हुई, लेकिन मुटाव था दोनों के बीच में, दोनों के बनी थी वो तब से बनना शुरू हो गया था। अगर आज की तारीख में बन भी जाता गठबंधन तो दोनों दलों के कार्यकर्ता दूसरे के साथ में काम करने के बिल्कुल भी नहीं थे और अंजाम शायद कुछ और होता। इससे अच्छा हम अलग ही हो गए, यही प्रतिक्रिया भाजपा कार्यालय में। हालांकि हम थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भी आला नेता बैठे थे, तो पंकजा मुंडे हो, आशीष शेलार थे, विनोद तावड़े, सबके चेहरे पर एक तरह की मायूसी थी, एक तरह का टेंशन भी हो सकता है कि सेना के बिना इलेक्शंस में जाना भाजपा के लिए अगर लगता भी होगा आज की तारीख में आसान हो तो आसान नजर नहीं आता। शिवसेना भाजपा हालांकि भले ही दोनों एक पार्टियां हो, महाराष्ट्र की राजनीति एक पार्टी के तौर पर ही देखा गया है। तो अगर आज भले ही कटुता मन में आई है उसकी वजह से में बहुत ज्यादा बयानबाजी हम देख सकते हैं। कल ही उद्धव ठाकरे अपने प्रचार का लॉन्च करने वाले हैं, ज्यादा देर नहीं 24 घंटे के अंदर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया आएगी, अपनी प्रचार रैली का लॉन्च करेंगे मुंबई में, तब पता लगेगा कि कितनी कटुता भरी है, किस तरह से करती है। हम सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई के पास चलते हैं। राजदीप, ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कमजोर नब्ज पर हिट करने की कोशिश की, ये कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे। ये बहुत चोट पहुंचाएगा उद्धव ठाकरे को, तो फिर बैकलैश और रिएक्शन हम देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कटुता बड़ी है, पर्सनल अटैक्स हुए हैं, सामना ने भी कुछ पर्सनल अटैक्स मोदी जी पर किए हैं, अब बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे पर कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे वो हमेशा अपने आप को रिमोट कंट्रोल कहते थे, वो कभी इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ते थे जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल कभी नहीं उठता था कि क्या बाला साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे में शायद महत्वाकांक्षा हो या ऐसा नेता आज शिवसेना में नहीं है जो मुख्यमंत्री बन के उनके जो परिवार के सदस्य वो भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का नाम आगे बढ़े, तो जरूर उद्धव ठाकरे बनना चाहते हैं और उसमें कोई खराब बात नहीं है, वो बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर भी पोस्टर्स पर लगाई है। लेकिन बीजेपी नेताओं में भी ये एक तरह से महत्वाकांक्षा है कि उनका कोई नेता बने। अगर गोपीनाथ मुंडे होते तो स्वाभाविक है उनका नाम आगे चलता। आज की तारीख में नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, विनोद तावड़े हो, पंकजा मुंडे हो, इनके भी नाम चल रहे हैं। यानी ये मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षा की जो एक तरह से दौड़ है या कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये केवल शिवसेना में नहीं है, ये बीजेपी भी दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है असली चीज ये है कि अविश्वास का माहौल, कि हिंदुत्व जरूर साथ लाता है, लेकिन जब अविश्वास बढ़ता है लोकल लेवल्स पर, वर्कर्स में, तो मुझे लगता है ऊपर से केवल आप अलायंस नहीं बना सकते। जमीनी हकीकत कुछ और है। कोई हिंदुत्व की वजह दोनों ये जो दल है अब जमीन पर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। दोनों चाहते हैं सत्ता, और सत्ता की वजह से वो एक तरह से एक दूसरे से दूर हुए हैं। और एक आखिरी पॉइंट जो मैं कहूंगा, जब से बीजेपी चुनाव जीती, जनरल इलेक्शन जीती, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक तरह से एक एरोगेंस आया है, एक तरह से एक अहंकार आया है। उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस को छोड़ा, उन्होंने शिवसेना को केवल एक केंद्रीय मंत्रालय दिया, रामविलास पासवान को भी एक छोटा मंत्रालय दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि सरकार जो दिल्ली में बनी है बीजेपी की मेजॉरिटी सरकार, उसी तरह की सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए। तो एक तरह से एक अहंकार भी है कहीं ना कहीं बीजेपी में भी। बिल्कुल। साहिल जोशी हमारे साथ
के अंदर से है। साहिल, सत्ता संघर्ष में सियासी लड़ाई पर ही एक तरह से सारा ठीकरा फोड़ दिया है बीजेपी ने। इस सेना की तरफ से प्रतिक्रिया